हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का चौथा मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर का ये वीडियो दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 3 तक के सभी खंड को सॉल्व किया गया है। सवाल नंबर 4 से आगे के सवाल इस खंड में हम लोग लगाएंगे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे मॉडल पेपर और अंशाल पेपर का जो सेट होता है 2024-23 क्रमवार हमने बहुत सारे सेट सॉल्व किए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो आपको पता होगा, पूरा वीडियो आपने सीरियल से देखा है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या आप चैनल पर नए हैं तो आप क्रमवार वीडियो को देखें और परीक्षा आते आते आप काफ़ी बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो सवाल लगाएंगे शुरुआत कर देते हैं यहाँ से। सवाल को समझने में या लगाने में किसी भी तरीके का अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं या आप अपनी सुझाव दे सकते हैं। आपका समय बचाने के लिए और वीडियो को छोटा करने के लिए हमने आंकिक सवाल जितने हैं और थ्योरेटिकल उनको पहले से लिख रखा है ताकि कैलकुलेशन का समय बचाया जा सके और वीडियो को कम से कम समय के अंदर बनाया जा सके। तो पहला सवाल ये है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग का कौन सा भाग होता है। तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में और यहाँ पे हमने इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है। सवाल है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, ये उसका जवाब है। तो nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है उसका सूत्र होता है Ze²/2ε0nh, लेकिन यहाँ Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इसलिए यहाँ पे Z नहीं लिखा गया है। तो पहली कक्षा के लिए हम n का मान 1 रखेंगे। h प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू 6.6 या 6.62 या 6.63 और 10⁻34 की घात रहेगी, आप इसको लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 10⁻12 की घात होती है और ई का मान 1.6 × 10⁻19 की घात। सारी वैल्यू रखोगे और इनको जब आप सॉल्व करोगे नीचे की संख्याओं का गुणा करके, तो यहाँ पे हमने पहले से लिख दिया है। अभी अगर हम इस लाइव वीडियो में इसका गुणा भाग करते तो वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हमने यह सारा काम पहले कर दिया है और बाकी आप पूरा इसमें प्रोसेस समझ सकते हो। तो यहाँ पे गुणा भाग करने के बाद 116.8 तो 10⁻46 की घात आएगी और ऊपर यहाँ पे ऋण 19 का स्क्वायर करेंगे तो घात में ऋण 38 होगा, क्योंकि पावर का डायरेक्ट गुणा होता है, स्क्वायर नहीं होता। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद मिलेगा 0.0219 × 10⁻8। अब कहा था इसकी तुलना प्रकाश के वेग से करो, तो हमने v/c कर दिया, जहाँ c जो है ये प्रकाश का वेग है। तो 0.0219 × 10⁻8 यहाँ आया है और लाइट की स्पीड 3 × 10⁻8 होती है। तो 8 की पावर ऊपर नीचे ये खत्म हो गया, तो 0.0219/3 हो गया। यहाँ से हम अगर इसको c/v के रूप में लिखेंगे तो हमें मिलेगा 137, या फिर इसका उल्टा करने पर सॉल्व होगा 137। तो 137 आ गया, इसका मतलब v/c का मान 1/137 या फिर v का मान 1/137 c होगा। यानी जो स्पीड होगी हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो लाइट के स्पीड का 1/137वां भाग होगा। यही इसका जवाब है और ये इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है। आप इसको नोट करें क्योंकि ये YouTube पर मेरे ख्याल से पहली बार ये सॉल्व किया जा रहा है ये सवाल और इस तरीके का मॉडल पेपर। अगला सवाल आपको दिखाते हैं। ये सवाल है, एक पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत प्रतिरोध 40 ओम और अग्र वोल्टेज है 0.025 वोल्ट। तो डायोड धारा का मान या फिर अग्र धारा का मान बताओ। तो बहुत छोटा सवाल है ये। धारा I बराबर होगा अग्र वोल्टेज बटे अग्र प्रतिरोध। अग्र वोल्टेज है 0.025 और प्रतिरोध है 40 ओम। सॉल्व करने पर आएगा 6.25 × 10⁻4 की घात एम्पियर। इतना एम्पियर इसकी अग्र धारा होगी। ये इसका जवाब है। अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं। सवाल नंबर 4 का तीसरा खंड।
यदि दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1:64 तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या का द्रव्यमान संख्या से जो संबंध होता है वो होता है r बराबर r0 इंटू a के ऊपर 1/3 की घात, या a का घनमूल भी कह सकते हो, जहां a है द्रव्यमान संख्या। अब चूंकि r0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब r समानुपात होगा a⁴ के। तो यहाँ से r1/r2 को हम लिख सकते हैं a1/a2 के ऊपर पावर 1/3। अब a1/a2 का मान 1/64 सवाल में दिया था, तो 1/64 का घनमूल 1/4 होगा, यानी r1 अनुपात r2 का मान 1:4 होगा। यानी नाभिक की त्रिज्याओं में जो अनुपात होगा 1:4 का रहेगा। ये इस सवाल का जवाब है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये सवाल है द्रव्य तरंगों की द्वैत प्रकृति से संबंधित दे बरागली की परिकल्पना लिखिए। तो इस पर पूरा वीडियो बनाया गया है, आप इसको देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। और साथ में 2024 के अंदर बहुत सारे सवाल पूछा गया है, तो ये इस पर वीडियो आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगे, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। आप 2024 के किसी भी सेट में जा करके आप इसको देख सकते हो। अगला सवाल यह है, LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रेरकत्व और धारिता पर विभवांतर के मध्य कलांतर क्या होता है, और शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता का शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। तो ये इसका जवाब ये है कि LCR की श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रेरकत्व और धारिता पर विभवांतर के मध्य का जो कलांतर होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि XL की वैल्यू XC के ठीक बराबर होती है। तो जब ये ठीक बराबर होगा तो ये दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगे, तो यहाँ पे जो इनका एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। और उसके बाद इसमें पूछा था यदि शुद्ध प्रेरकत्व हो, यानी केवल इंडक्टर लगा हो तब। तो अगर केवल इंडक्टर होगा तो एक तो तरीका यह है कि उस परिपथ का प्रतिरोध कुछ ना कुछ अवश्य होगा, भले ही उसके अंदर इंडक्टर लगा है। तो यहाँ पे इनके बीच में 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होने की वजह से cos 90 का मान 0 होता है, तो इनका शक्ति गुणांक 0 होगा। इसी तरीके से अगर शुद्ध धारिता लगा है तब भी 90 डिग्री का एंगल है और ये वैल्यू 0 होगी। और एक और तरीके से आप इसको बता सकते हो कि शक्ति गुणांक 0 क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पे शुद्ध प्रेरकत्व लगा है तो यहाँ पे जो V और I इसके बीच में 90 डिग्री का कलांतर होता है, तो cos फाई अगर हम निकालेंगे तो आएगा P/V × I। तो अब चूंकि यहाँ पे फाई का मान 90 है, तो फाई का मान 90 होने की वजह से यहाँ पे जो शक्ति गुणांक होगी वो पूरी की पूरी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे फाई का मान है 90 अंश। इसी तरीके से अगर यहाँ पे शुद्ध धारितीय प्रतिरोध, यहाँ पे एक परिपथ है, तो उसके लिए भी I और V इसके बीच में 90 अंश का कोण होता है, इसलिए इसका भी शक्ति गुणांक 0 होगा। आप इन दोनों तरीकों से बता सकते हो कि शुद्ध प्रेरकत्व या धारिता का शक्ति गुणांक हमेशा 0 होता है, क्योंकि इनके V और I के बीच में 90 अंश का कोण होता है। तो एक पार्ट यहाँ है और एक ये, दोनों में से कोई एक पार्ट का आपको जवाब देना था। अगला सवाल ये है, सवाल नंबर 5 का पहला, एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड है। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻3 वोल्ट पर मीटर के स्थिर विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने से 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के E/m का गणना करो। तो यहाँ पे हमने एक फिगर बना दिया है कि ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻3 वोल्ट पर मीटर, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पे लंबवत प्रवेश करता है। तो लंबवत प्रवेश करने पर कहा है जब वो 10 सेंटीमीटर इधर चलता है, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, जब वो इधर 10 सेंटीमीटर मान लो खिसका, जब ये दूरी है 10 सेंटीमीटर तो ये वाली दूरी है 3.4 मिलीमीटर, यानी वाई डायरेक्शन में उसका जो विक्षेप है वो है 3.4 मिलीमीटर, तो एक्स डायरेक्शन में वो है 10 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे हमने मान लिया कि x डायरेक्शन में उसकी जो शुरुआती रफ्तार है वो है 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड और e की वैल्यू 1.6 10⁻³ वोल्ट पर मीटर और x डायरेक्शन में उसके द्वारा चली गई दूरी 10 सेंटीमीटर या 10 × 10⁻² मीटर या 0.1 मीटर और y डायरेक्शन में 3.4 मिलीमीटर या 3.4 × 10⁻³ मीटर। तो y डायरेक्शन में चली गई दूरी का सूत्र होगा uy × t + ½ at² जो कि न्यूटन का गति का समीकरण है, उसी से लिया गया है। तो y डायरेक्शन में अगर हम देखें तो uy की वैल्यू 0 है, क्योंकि शुरुआत में उसमें ux था, vx नहीं था। वो तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें विक्षेप पैदा हुआ। तो uy की वैल्यू शुरुआत में 0 है, तो केवल ½ at² रहेगा। अब जो a की वैल्यू होती है उसको हम यहाँ से निकाल ली। a यहाँ पे एक त्वरण है, तो विद्युत बल और गुरुत्वीय बल जो है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब चूंकि ये गुरुत्वीय बल नहीं है, गुरुत्वीय बल होता तो हम उसको mg से लिखते। ये जो QE है ये बराबर ma है। ये है इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल और ये है इलेक्ट्रॉन की स्पीड के कारण वहां पे लगने वाला इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बल है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो y बराबर ½ at² में हम a की वैल्यू QE बाई यहाँ पे m रखेंगे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो q का मान e ही रख सकते हैं हम, तो हमने a की जगह पे e × e बाई m रखा। और ये जो समय है, समय का जो सूत्र होता दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे दूरी और चाल की वैल्यू अगर हमें रखना चाहें तो x डायरेक्शन में दूरी कितनी गई थी 10 सेंटीमीटर और x डायरेक्शन में रफ्तार कितना था 2 × 10⁷। तो 1/2 e बटे m अलग कर दिया हमने, इंटू e विद्युत क्षेत्र का मान इंटू x बाई v का मान। सारी वैल्यू रखने के बाद आपको e बटे m मिल जाएगा और यही आपको निकालना था, जिसका जवाब है 1.7 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। और ये यहाँ से इसका पूरा सॉल्यूशन है, आप इसको नोट कर सकते हो, पूरा आप इसको लगा सकते हो। अगला सवाल है, बिजली की एक केतली में जल 15 मिनट में उबलता है। यदि हम उसी मेन सप्लाई के द्वारा केतली में जल 10 मिनट में उबालना चाहें तो इस केतली के तापक तार की लंबाई में क्या परिवर्तन करना होगा, ये सवाल है और ये इस सवाल का जवाब है। शुरुआत में गर्म करना चाह रहे हैं हम 15 मिनट में यानी 900 सेकंड में। बाद में हमने लक्ष्य रखा या टारगेट रखा कि हम 10 मिनट में उबालना चाहते हैं, यानी हम 600 सेकंड में उसको उबालना चाहते हैं। तो ऊष्मा का जो सूत्र होता है वो होता है v² × t। तो पहली बार उत्पन्न ऊष्मा को हमने h1 लिखा, सूत्र होगा v² × t1। अब यहाँ पे v को हमने v1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों बार एक ही सप्लाई पर उबालना है, यानी पहली बार भी जो वोल्टेज रहेगा वही दूसरी बार रहेगा। तो h1 के लिए सूत्र हो गया और h2 के लिए सूत्र होगा। अब हम चाह रहे हैं कि दोनों बार समय भले अलग अलग है लेकिन उतनी ही ऊष्मा होनी चाहिए, यानी दोनों बार के लिए h1 और h2 एक ही रहेगा, यानी v²/r1 t1 बराबर v²/r2 × t2। तो यहाँ से v को हटाने के बाद t1 t2 की वैल्यू रखने के बाद r1 और r2 की वैल्यू 3/2 या 1.5 आपको मिलेगी। अब जो कि r बराबर होता है ρl/a, ये प्रतिरोध का सूत्र होता है प्रतिरोधकता, लंबाई और क्षेत्रफल के पदों में। तो यहाँ से हमें r1/r2 की वैल्यू मिलेगी L1/L2 × A2/A1। अब चूंकि उसमें तार जोड़ना है, तार को खींचना नहीं है, तो जब हम तार को जोड़ना चाह रहे हैं, तार को छोटा करना चाह रहे हैं, दोनों दशा में हमें क्षेत्रफल नहीं बदलना है तार का, तो इसलिए A1 A2 बराबर होंगे, तो इसको लिखा नहीं जाएगा, यानी केवल R1/R2 का संबंध L1/L2 से है। अब चूंकि R1/R2 का मान 3/2 या 1.5 पहले से निकाला गया है, तो वहां से आपको L2 की वैल्यू मिलेगी 2/3 L1, यानी तापक तार की लंबाई 2/3 करना होगा, यानी पहले से तार की लंबाई थोड़ी छोटी कर देंगे तो केतली और जल्दी यानी 15 मिनट के बजाय 10 मिनट के अंदर ही गर्म हो जाएगा। तो यह है सवाल नंबर 5 का दूसरा खंड और ये इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन है। आप इसको क्रमवार अपनी कॉपी पर
नोट करें। अगला सवाल है 5वें का तीसरा खंड। चित्र अनुसार परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध को अधिकतम 64 वाट तक की विद्युत शक्ति दी जाती है। पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है? तो ये परिपथ है, सब पे 4 ओम का प्रतिरोध है, तो कुल प्रतिरोध होगा, ये दोनों समांतर में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध और उसके साथ ये श्रेणी में है, तो टोटल आपको 6 ओम मिलेगा। अब इसमें कहा है कि कोई भी प्रतिरोध मैक्सिमम 64 वाट ले सकता है, तो किसी भी प्रतिरोध के लिए मैक्सिमम जो पावर है उसका सूत्र होगा I² इंटू R। R हम जानते हैं, तो उसकी करंट रेटिंग हमें मिल जाएगी 4 एम्पियर, यानी कोई भी प्रतिरोध मैक्सिमम अपने अंदर से 4 एम्पियर की धारा लेके जाएगा। तो संपूर्ण परिपथ की अधिकतम शक्ति अगर हमें निकालना हो तो I² इंटू R इक्विवेलेंट लेंगे। R इक्विवेलेंट 6 आया है और I का मान 4 आया है, रख के सॉल्व करेंगे तो 96 वाट आएगा, यानी पूरी परिपथ मैक्सिमम 96 वाट का लोड लेगी। उसके बाद अगला सवाल है, देखिए बायो सेवर्ट नियम लिखिए, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेज संबंधी नियम लिखिए। ये भी वीडियो पीछे बनाया जा चुका है, तो इसको भी हम इसमें छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद अगला सवाल है, धारामापी की धारा सुग्राहिता 20% बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है। इस धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका भी जवाब आप देखिए, पहले से लगा दिया है हमने। धारा सुग्राहिता 20% बढ़ाने पर नई जो सुग्राहिता बनेगी वो हो जाएगी IS प्लस 20/100, यानी पुराना वाला तो IS था ही, उसका 20% आपने इंक्रीज कर दिया, तो नई सुग्राहिता 6/5 इंटू IS, यानी इसका जो करंट की सेंसिटिविटी है वो 6/5 अब हो गई। तो वोल्टेज सुग्राहिता का जो सूत्र होता है वो होता है VS बराबर IS इंटू 1/R। ये चीज़, और इस सूत्र का अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो आप हमारा जो वीडियो है चल कुंडली धारामापी, उसमें जाकर के आप इसको देख सकते हैं। इसका पूरा डेरिवेशन हमने करा के सिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो ये सूत्र है ये आता है। तो VS बराबर IS इंटू I 1/R से V डैश S बराबर होगा I डैश S इंटू 1/R डैश। जब नई सुग्राहिता होगी तो नया वोल्टेज सुग्राहिता, नई धारा सुग्राहिता और नया प्रतिरोध सब लिखना होगा। तो V डैश S बराबर होगा I डैश S इंटू 1/2R, क्योंकि सवाल में ही कहा था कि प्रतिरोध 2 गुना हो गया जैसे ही 20% सेंसिटिव हुआ, तो यहाँ पे हो गया 2R। और I डैश S की जो वैल्यू है वो पहले से हमने निकाल दी है 6/5 IS, तो I डैश S की जगह 6/5 IS और R डैश का मान 1/2R है। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 3/5 I डैश बटे R। अब ये जो I डैश बटे R है यही है आपका VS। यहाँ पे आप देखो, ये जो आपका यहाँ से आप निकालोगे अगर IS बटे R, यही है आपका VS, तो IS बटे R ये आपका VS है, ये निकल गया। यानी जो नई सुग्राहिता है वोल्टेज की वो पुराने वाले की 3/5 है। अगर इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो VS माइनस V डैश S बटे VS गुणे 100 करके VS की जगह VS ही रहने दो, V डैश S की जगह 3/5 VS रख दो। सॉल्व कर दोगे तो 40% आएगा, यानी 20% धारा सुग्राहिता बढ़ाने पर जो वोल्टेज की सुग्राहिता है वो 40% बढ़ जाएगी। यही सवाल का जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 का चौथा खंड। एक प्रयोगकर्ता के पास 3 मिली हेनरी की कुंडली है और वो एक परिपथ बनाना चाहता है जिसकी अनुनाद आवृत्ति 1000 चक्कर पर सेकंड है। प्रयुक्त संधारित्र का मान क्या होगा? इसका जवाब यहाँ पे देखिए, जो इसका प्रेरक है तो एल की वैल्यू है 3 मिली हेनरी, यानी 3 × 10⁻³ हेनरी। फ्रीक्वेंसी 1000 साइकिल पर सेकंड। तो ओमेगा का जो ये एफ का सूत्र होता है 1/2 पाई √LC। तो यहाँ से अगर आप C निकालोगे तो सूत्र होगा 1/4 पाई स्क्वायर L इंटू एफ स्क्वायर, यही बनेगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो L की वैल्यू, पाई की वैल्यू, सारी वैल्यू रखने पर आप इसको सॉल्व करोगे तो जवाब में मिलेगा 8.45 माइक्रो फैराड, जो कि सवाल का जवाब हो जाएगा। यहाँ से आप इसको पूरा नोट कर सकते हो।
और यही है सवाल नंबर 5 के 5वें खंड का जवाब। इसके बाद जो सवाल हैं आप उन सवालों पर ध्यान दीजिए। सवाल जो है सवाल नंबर 6, 7, 8 और 9, इतना ही सवाल आपके पास शेष बच रहा है। इसको हम जो इसका तीसरा वीडियो बनाएंगे, तीसरा पार्ट, उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन सवालों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये सवाल हैं और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें खुद से लगाने की कोशिश कीजिए और आगे के वीडियो में हम इनको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद एक और सेट बचेगा जो 5वां सेट है, ये सेट, और ये अंतिम सेट होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें इन्होंने दे के रखा है। जो नवीनतम यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है और इसको हमने बहुत पहले सॉल्व कर दिया है। हमारे चैनल पर आपको ये मिल जाएगा पूरा डिटेल में ये। तो इधर जो भी दिया गया है हम इसको बारी बारी सॉल्व करते रहेंगे। तब तक आप इस चैनल पर बने रहें और पढ़ते रहें। ये जो आपको पूरी किताब दिख रही है, इस पूरी किताब का सलूशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। पूरा का पूरा किताब हमने सॉल्व कर रखा है, जिससे आपको तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।